पहला प्रश्न लेखपाल फोकस आज का सेशन है। तो लेखपाल की परीक्षा को ध्यान में रह करके प्रश्नों को बनाया गया है। पहले प्रश्न की बात किया जाए, पहले प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक भिन्न भिन्न का बेस, भिन्न पर आधारित प्रश्न आपको नजर आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और करने की कोशिश करिए। रघु, रघु एक जाना पहचाना नाम, आपने कई बार रघु का जिक्र किया होगा। हमेशा 1200 किलोमीटर की यात्रा हवाई जहाज से तय करता है। याद रखिए, लाइन को ध्यान से पढ़ना है। 1200 किलोमीटर की यात्रा को हवाई जहाज से तय करता है, जो उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग थी। ध्यान दीजिएगा, उसने एक यात्रा की, उसने एक यात्रा की, मतलब वहां गलती से आप 1200 को कुल मत मान लीजिएगा। उसमें से कुछ भाग उसने हवाई जहाज से किया, हवाई जहाज से किया। और यह हवाई जहाज से जो उसने यात्रा करी है वो 1200 किलोमीटर किया है, लेकिन यह कुल यात्रा का केवल 2/5 भाग है। अगर यह कुल यात्रा का 2/5 भाग है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है प्रश्न को हल करते समय हम पूरी यात्रा की डिस्टेंस फाइंड कर ले, तुरंत का तुरंत कर ले। अब 2/5 बेसिकली 40% भी होता है, अगर आप अवेयर हैं, जानते हैं। नहीं तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 2/5 अर्थात 2 बराबर 1200 है। 2 बराबर 1200 है, 5 बराबर फाइंड करना होता है, 2 छंग 12 होता है, 600 गुणे 5 कर दीजिए, तो पूरी यात्रा आपको कंफर्म हो गई होगी, 3000 किलोमीटर की रह गई। 3000 किलोमीटर की यात्रा में 2/5 भाग उसने कवर कर लिया था 1200 किलोमीटर हवाई जहाज से। उसने कुल यात्रा का, ध्यान फिर देखिएगा शब्दों को, कुल यात्रा मतलब बची का नहीं, कुल यात्रा मतलब 3000 का एक तिहाई भाग, एक तिहाई भाग कवर किया है उसने कार द्वारा। एक तिहाई करिए तो 1000 किलोमीटर होता है। 1000 किलोमीटर उसने कवर किया है कार द्वारा, 1200 उसने कवर किया था हवाई जहाज द्वारा। अब इसका मतलब है, उसने हमसे लास्ट में पूछा है, जो बची यात्रा थी उसने रेलगाड़ी से तय करी है, तो रेलगाड़ी से तय की गई यात्रा की लंबाई बताओ। आपके उत्तर लगातार हमें दिख रहे हैं। टोटल 3000 में से, 3000 में से 1200 और 1000 अर्थात 2200 जैसे ही मैंने घटाया, 800 की दूरी उसने तय करी है रेलगाड़ी के द्वारा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। डी ऑप्शन, मैं देख रहा हूं आपके रिस्पॉन्स को, आपके द्वारा दिए गए उत्तर को। पहले प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट हल है। आप सभी लोग नोट करें और इस प्रश्न को तैयार करके अगले प्रश्न, इसमें कुछ शब्द थे जो तकनीकी रूप से हमें कंफ्यूज करते, अन्यथा बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है अगर एक समझदार इसमें कंप्यूटर इस प्रश्न को तैयार करता है और उत्तर देता है। आइए एक प्रश्न फिर से देखा जाए, थोड़ा सा यहाँ पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। इस फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पढ़िए, और मैं आप लोगों को फिर सजेस्ट करूंगा, अच्छी सी कॉपी बनाइए, कॉपी में प्रत्येक प्रश्न को लिखा करिए। आपके पास सीट मिल जाती है टेलीग्राम ग्रुप में, आप ज्वाइन कर लीजिए उसको। सीट के सभी प्रश्नों को आप एक एक करके लिखा करिए और हर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देते हुए, करते हुए आगे बढ़ा करिए। 0.1 का होल क्यूब, ध्यान से देखिएगा, प्लस 0.2 का होल क्यूब है, प्लस 0.3 का होल क्यूब है, माइनस 0.2 है, और ये 0.3 का होल वर्ग है। डिवाइड बाई देखा जाए क्या लिखा है, 0.1 का होल वर्ग है, प्लस 0.2 का होल वर्ग है, प्लस 0.3 का होल वर्ग है, माइनस 0.02 है, माइनस 0.06 है, माइनस 0.03 है। एक पैटर्न आपने पढ़ा होगा फार्मूला, वो हमने आपको शायद बताया, आपने पढ़ा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकंड ब्रैकेट ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये पैटर्न आपने पढ़ा होगा। अर्थात कभी अगर इस समीकरण में, अगर हम इस समीकरण को इस सेकंड वाले से डिवाइड कर दें, अर्थात इससे डिवाइड कर दें, ओनली वी गेट ए प्लस बी प्लस सी। आप जो लोग देख सकते हैं प्लीज उत्तर बता दें अगर समझ में आ गया होगा यह प्रोसेस। तो आपने देखा इस प्रश्न में भी आपको वही चीज नजर आ रही है कुल मिला के, यहाँ पर ए क्यूब, यहाँ पर बी क्यूब, यहाँ पर सी क्यूब, माइनस यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन है, ए है और बी देखो यहाँ पर केवल एक बार, जैसे लेकिन यहाँ मल्टीप्लीकेशन करके अगर आप देखेंगे तो 0.2 है, 0.3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, अर्थात 3 तिया 9 दूना 18 है, तो 0.018 होगा, इसलिए क्योंकि 3 अंक पे दशमलव लगाया गया है। लेकिन अगर आप इसको ए मानिए, इसको ए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, तो अगर हम लोग यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई गुणे 3 कर दें तो आप फिर वही प्राप्त करेंगे 0.018, अर्थात हम कंफर्म है यह कुल मिला के 3abc है। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc डिवाइड बाई ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग, ए बी, ए बी देखो इसका इसके साथ जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0.2 अंकों पे हो जाएगा, बी सी इसका इसके साथ करेंगे 0.2 अंकों पे हो जाएगा, सी ए इसका इसके साथ करेंगे तो 2 अंकों पे हो जाएगा।
तो कुल मिला के हमारे सामने a प्लस बी प्लस सी आना चाहिए और ऐसे पैटर्न में कभी कंफ्यूज बहुत ज्यादा नहीं होना है। आप a प्लस बी प्लस सी डी ऑप्शन को इस प्रश्न का भी हल बना दीजिए। राइट सोल्यूशन है डी ऑप्शन 0.1, 0.2, 0.3 सभी का प्रश्न यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3 के अंतर्गत सही माना जाएगा। आपने सही रिस्पॉन्स किया, सही प्रतिक्रिया दी है। दूसरा प्रश्न हल हो चुका है। मैं अब बढ़ूंगा इसको लेकर के तीसरे प्रश्न पर। तीसरा ध्यान से देखिएगा, आप में से जो लोग इसको कर सकते हैं इसका उत्तर दें। आप लोग हर प्रश्न पर फोकस रखिए, हर प्रश्न को ध्यान से देखिए, हर प्रश्न पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हुए हल करने की जरूर कोशिश करिए। इस प्रश्न में देखिए क्या दिया है, 1/x प्लस 1/y बराबर 9/20। बढ़िया है। दूसरा देखिएगा 1/x माइनस 1/y बराबर 1/20। हमसे इसका मान पूछा है 1/x वर्ग माइनस 1/y वर्ग। थोड़ा सा इसको ध्यान से अगर हम सोचें, 1/x वर्ग माइनस 1/y वर्ग को लिख क्या सकता हूं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस से अगर हम इसको घटाने की कोशिश करें तो y वर्ग माइनस x वर्ग अपान x वर्ग y वर्ग हो जाएगा। इतना होगा, कंफर्म है इसमें। अब जैसे इसकी बात अगर आप सोचो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, या अगर हम सोचे ध्यान से देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस से y प्लस एक्स, अर्थात मैं लिखूंगा y प्लस एक्स अपान एक्स वाई जो कि बराबर है 9/20 के। दूसरा देखिए इसको अगर सोचे तो y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स बटा एक्स वाई बराबर 1/20 है। आप अगर ध्यान से सोचिए तो y प्लस एक्स है, ये y माइनस एक्स है। तो अगर हम y प्लस एक्स को y माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो भैया ये y वर्ग माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। उसी तरह से इसके नीचे एक्स वाई है, इसके नीचे एक्स वाई है, इनको भी परस्पर मल्टीप्लाई कर दे, एक्स वर्ग वाई वर्ग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अर्थात इनके मानों को मल्टीप्लाई कर दो, 9/20, 9 डिवाइड बाई 20 इंटू 1 डिवाइड बाई 20 बिकम 9 डिवाइड बाई 400। 9 डिवाइड बाई 400 पहले ही ऑप्शन में है, इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है, पहला ऑप्शन है। राइट सोल्यूशन हमने लगा दिया है। आप सभी ने उत्तर हमें बता दिया है कितना, तीसरे प्रश्न का 9/400 राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का करेक्ट हल है। और मैं सहमत हूं आपकी बातों से और आप भी सहमत होंगे इस प्रोसीजर से, इस प्रक्रिया से। और ध्यान से देखते जाएंगे तो कभी गलती की कोई गुंजाइश कभी नहीं होगी। अगला प्रश्न देखा जाए। हमसे कहा गया, जैसे देखिए चौथा प्रश्न खूब मन लगा के सब लोग देखिए, अच्छे अच्छे प्रश्न आपको दिखेंगे, संयमित प्रश्न दिखेंगे, जो आपकी आवश्यकता है वही प्रश्न दिखेंगे। आपको हर तरह का लेवल दिखेगा, आपकी आवश्यकता पूरी होगी, ये हमारा आपको दावा है। हमने देखा है कि दो टर्म है पी एंड क्यू, कोई वास्तविक संख्याएं हैं भैया, वास्तविक मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, जो कि डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल आर से। वास्तविक संख्या, सभी संख्या जनरली वास्तविक ही होती हैं, जिन्हें हम लोग यहाँ पर एक संख्या रेखा पर प्लॉट कर सकते हैं, जो रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं, वो सभी वास्तविक होती हैं, पी और क्यू भी है। इसमें दो बातें हैं, जैसे एक पी है और एक क्यू है, दोनों के बीच एक संबंध और दोनों के नेचर को दर्शाया गया है। सबसे पहले क्यू के बारे में बताया गया है, क्यू 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर, मतलब 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर। ये कंफर्म हो चुका है कि जो क्यू है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, अर्थात एक भिन्न संख्या होगा। क्या होगा? एक भिन्न संख्या होगा, या तो खुद ही 1 होगा। पी के बारे में देखो कुछ ऐसे संबंध है कि पी प्लस क्यू, अगर हम बात यहां पर पी प्लस क्यू की करें तो 1 है, मतलब हमें क्यू ऐसा लेना है कि पी के साथ जोड़कर उसको 1 बताना है। इसने पूछा कि अगर हम पी और क्यू का गुणनफल करें और उसके मैक्सिमम मान को हम निर्धारित करना चाहें, अधिकतम मान को लेना चाहें, तो वह क्या होगा? आप सोचकर बताइए। आप में से कई लोग कुछ उत्तर हमें एक करके बता रहे हैं। एक क्यों? बताओ, एक क्यों आप लोग ऐसे कह रहे हैं कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक कैसे होगा भाई? आपके हिसाब से अगर हम एक प्रोडक्ट करेंगे तो अगला नंबर भी एक होना चाहिए। भाई एक तभी आएगा जब एक का अगला नंबर भी एक होगा। ऐसी दशा में 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर केवल 1 है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि आप कंफर्म कर लो, जो Q का मान होगा वो 1 से छोटा ही लिया जाएगा। कंफर्म है, 1 नहीं ले सकते। 1 लेंगे तो यहाँ पर P का मान आपका 0 हो जाएगा, और 0 का जो है यहाँ पर 0 के हिसाब से यहाँ पर सम जो है प्रोडक्ट आपका 0 हो जाएगा। अब ऐसी दशा में हमेशा ध्यान, अच्छा एक बात और मैं बता दूं, कभी भी किसी भी नंबर को जितनी बड़ी भिन्न, जितनी छोटी भिन्न से आप मल्टीप्लाई करेंगे उसका मान छोटा होता जाएगा। ऐसी दशा में मैक्सिमम मान के लिए आपको क्यू के मान को बीच का मान लेना होगा 1/2। इससे छोटा लेंगे तो इधर वाला हमको उसी लेवल पे लेना पड़ेगा, इससे बड़ा लेंगे तब ए वाला बड़ा होगा, ओ वाला छोटा, मतलब बैलेंस बना रहेगा।
अगर आप इसको 1/2 लेंगे तो सबसे मैक्सिमम पोजीशन पर आप ले रहे हैं इसको। इसको अगर 1/2 लिया तो कंफर्म है पी को भी हमें 1/2 ही लेना पड़ेगा। ऐसी दशा में ध्यान दीजिएगा, भिन्न को हम सबसे मैक्सिमम पोजीशन पर ले जाएं, मिनिमम पर ले जाएंगे तो खत्म हो गया मामला। मिनिमम पर आप करो, सोचो, आप ऐसे सोचने को तो कहेंगे सर 1/4 भी ले सकते हैं। मिनिमम पर जितना मिनिमम जाएंगे उतना ही छोटा होता जाएगा। तो मिनिमम पर मत जाइए, मैक्सिमम पर जाइए। आप मैक्सिमम पर गए, 1/2 आप क्यू का मान अगर लेंगे तो पी का मान भी 1/2 होगा। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 1/4 आएगा। 1/4 इस प्रश्न का हल होगा जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया गया है। आप बिना किसी डाउट के अच्छे से इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। 1/4 आपको इस प्रश्न का हल लेके चलना होगा। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन आपका बन जाएगा। चौथे प्रश्न का करेक्ट उत्तर डी ऑप्शन। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न आपको कंफ्यूज करते हैं। हमेशा ध्यान दे करके ऐसे प्रश्नों पर आपका कमांड और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आइए एक प्रश्न और ध्यान से देखिए। लेखपाल का पेपर देने जा रहे हैं, तो लेखपाल जब बनेंगे तो ग्राम प्रधान से नाता होगा, ग्राम प्रधान से मिलना जुलना होगा, गांव वासियों से मिलना जुलना होगा। तो आप, जाहिर सी बात है कि आपको इन सब बातों को अभी से दिमाग में रख लेना चाहिए। एक ग्राम प्रधान है, गांव के प्रधान है। प्रधान जी का बड़ा जो है हाफ टाप होता है गांव में, सबसे वैल्यूएबल व्यक्ति माने जाते हैं। ग्राम प्रधान ने रुपए, पढ़िए अमाउंट देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर खरीदा पहले। उस ट्रैक्टर को एक किसान को 10% नुकसान पर बेच दिया। एक किसान आया उनके पास कि भैया जो है हमको ट्रैक्टर अपना दे दो। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम हमारे गांव के हो। तो पहले प्रधान जी हैं, ध्यान से देखिए, मुखिया जी है गांव के, ये प्रधान जी है। उन्होंने एक ट्रैक्टर खरीदा 10 लाख रुपए का। 10,000 हो गया, लाख हो गया, 10 लाख। और उन्होंने एक किसान को वही ट्रैक्टर 10% के नुकसान, मतलब 10% की हानि, अगर हम इसका 10% करें तो 1 लाख अर्थात 9 लाख रुपए में बेच दिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9 लाख में बेच दिया। किसान भी जो है दिमागदार था, उसने कहा कि प्रधान जी आपका ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है, आप अपना ट्रैक्टर ले लो। तो किसान ने पुनः वह ट्रैक्टर ग्राम प्रधान को 10, अब प्रधान जी का अपना एक बलक सिस्टम था, लेना ही पड़ा उन्हें मजबूरन, समाज में रुतबा बना रहे। 10% के फायदे पर, 10% का फायदा, इसका 10% करेंगे तो 90,000 आएगा। 90,000 बढ़ा के, 90,000 मतलब 9,90,000 में, 9,90,000 में उसने फिर ग्राम प्रधान को बेच दिया। इस पूरी प्रक्रिया में हुआ क्या आप बताओ। सबसे पहले प्रधान जी ने 10 लाख का ट्रैक्टर लिया, अपने एक ग्रामीण किसान को उसने 10% के नुकसान पर 9 लाख में बेच दिया। ग्रामीण ग्रामीण जो किसान था उसने 10% के फायदे पर पुनः ग्राम प्रधान को बेच दिया। इस पूरी प्रक्रिया में ग्राम प्रधान जी को क्या हुआ? ग्राम प्रधान जी को 90,000 की हानि हो गई। किसान को ना लाभ ना हानि हुआ है तो गलत है भाई, क्योंकि किसान को तो फायदा हुआ है। ग्राम प्रधान को बिल्कुल गलत है, क्योंकि ग्राम प्रधान को तो नुकसान फायदा हुआ है कुछ ना कुछ। किसान को 90,000, किसान को तो हुआ ही नहीं है। दो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर एलिमिनेट अभी तक हुए हैं। किसान को बिल्कुल हानि नहीं हुई है, तो डी ऑप्शन गया है और बी गया है। दो में अब बात करते हैं। यहाँ पर प्रधान को ना तो लाभ, ये भी गलत ही है। अगर देखा जाए तो ग्राम प्रधान को ना लाभ, ये तो काट ही दिया था हमने ना, ये भी काट दिया था, ये भी काट दिया। 3 ऑप्शन तो कट ही गए थे, बचा था ए ऑप्शन। अब ध्यान से देखिएगा, ए ऑप्शन को रिलेट करिए। सबसे पहले इन्होंने 1 लाख रुपए का नुकसान सहा, ध्यान सुनते जाइएगा। 1 लाख रुपए का नुकसान सहा, लेकिन अंत में 10,000 की रिकवरी करके 9,90,000 में उसको रिसीव कर लिया। तो कहने का सेंस हुआ कि उन्हें 90,000 का अभी भी फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है। तो 90,000 की हानि उनको हुई है। तो यहां पर इस प्रश्न को देखा जाए तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। ये बेचारे 1 लाख कम करके बेचे थे, 1 लाख कम करके बेचे थे तो उनके पास 9 लाख आया था। अब फिर 90,000 देकर के उन्हें उसके क्या करना पड़ेगा, उस ट्रैक्टर को खरीदना पड़ेगा। तो कुल मिला के ग्राम प्रधान को 90,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो पहला प्रश्न यहाँ पर, पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप लोग नोट कर लीजिए। ग्राम प्रधान जी ने हो सकता है अगले पंचायती के लिए, सही बात, कुछ लोगों ने कहा सर अगली पंचायती चुनाव के लिए एक पॉलिटिकल स्टंट लगाए, और उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि ठीक है यार, ले जाओगे, इतना कौन सा बड़ा हमारे लिए, तुम्हारे लिए तो सब कुछ है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। चलिए छठे नंबर पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर छठा प्रश्न देखा जाए, इसको ध्यान से देखिए। एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 था। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अक्सर कोई प्रश्न करते हैं आप लोग तो पुरुष का अनुपात ज्यादा होता है, अनुपातिक मान, महिला का कम होता है। बट इस प्रश्न में देखिए, पुरुषों का नहीं, महिलाओं का ज्यादा है, पुरुषों का कम है। इसका मतलब धार्मिक आयोजन में
महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। ये हमारे यहाँ का नेचर है, हमारे समाज का। अब इसमें देखिए, एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या में 3 और 2 का अनुपात है। इसको आप एग्जैक्ट समझ लीजिए, यही प्रोसेस होता है हमेशा। तो यहाँ पर महिलाएं हैं और पुरुष है, वुमेन, विमेन एंड मेन ना। यहाँ पर महिलाएं अगर 3 हैं तो पुरुष कितने भैया? 2 हैं। फिर देखिए, आगे बढ़ा जाए, इसने कहा 20 और पुरुषों के आने से 20 पुरुष बढ़ गए, यह अनुपात पलट गया। 20 पुरुष आ गए, मतलब इंस्पायर्ड होकर 20 पुरुष आ गए, 20 पुरुष के आने से यह अनुपात पलट गया। मुझे एक बात आप लोग बताइए, अनुपात जो 3-2 का था वो 2-3 का हो गया। एक बात मुझे आप क्लियर बताइए, आया कौन? पुरुष की महिला? तो आप कहोगे सर पुरुष। महिलाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। महिलाएं पहले अगर जितनी थी, हमारी कोशिश हो कि महिलाओं को बराबर रखना चाहिए। भाई अगर हम इसको एलिगेशन के हिसाब से चले, एलिगेशन के हिसाब से लेके चले, मतलब सॉरी, आप एक मिश्रण के हिसाब से लेके चले, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर 3-2 का पहले अनुपात था, 20 पुरुष के आने से यह रेशियो पलट गया, तो पुरुषों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, जबकि महिलाओं को एज इट इज रखना चाहिए। तो महिलाएं पहले 3 थी, अब 2 हुई। हमारी कोशिश होगी कि हम महिलाओं को बराबर करें। बराबर करने के लिए इसको आप 3 से गुणा कर दें, इसको आप 2 से कर दें, तो कंफर्म है कि ये भी 2 से होगा और यह 3 से होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह 4 हो गया, यह 9 हो गया, और यह आपका 6 और 6 हो गया। बराबर हो गए, देखिए महिलाएं बराबर हो गई। अभी आप देखो 4 से 9 कितने का इंक्रीज नजर आ रहा है? 5 का। 5 बराबर 20 कर दो, 5 बराबर 20, 1 बराबर 4। हमसे पूछा स्त्रियों की प्रारंभिक संख्या थी मतलब पहले, तो पहले स्त्रियों की संख्या देखो कितनी बनकर इसके हिसाब से 6, तो 6 बराबर 24। तो स्त्रियों की संख्या भैया प्रारंभिक रूप से कितनी थी? 24 थी। स्त्रियों की संख्या 24 थी। आप इसको ऑप्शन से भी रिलेट कर सकते थे। स्त्रियों का अनुपात, अनुपातिक मान 3 था, तो 3 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए थी। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चले जाते। इन दोनों में कंफ्यूजन होता, इन्हीं दोनों को वेरीफाई कर लेते, उत्तर ऑटोमेटिकली आ जाता। आप ऑप्शन की मदद से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, क्योंकि पहले स्त्रियों का अनुपातिक भाग 3 था, तो संख्या भी, अंत लाइन देखिए, स्त्री की संख्या पूछा है, संख्या भी 3 से कटने वाली एक संख्या होती, तो हम लोग यहाँ पर पहले और डी में वेरिफिकेशन करते, जो सही होता उसी को हम लेके चलते, बी और सी को यहीं से ऑटोमेटिकली घटा सकते थे। इस तरह से इस प्रश्न का हल किया छठे का। आपके सामने उत्तर है डी ऑप्शन, जो कि 24 है। 24वां नोट करके अगले प्रश्न छठे के बाद 7वें पर आ जाइए। 7वां नंबर देखिए, प्रश्न क्या है? वर्गीकृत, क्लासिफाइड जिसको बेसिकली कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं, आंकड़ों का माध्य, माध्य मतलब मीन, अभिकल अभिकलित अभिकलित करते समय, फाइन करते समय निकालते, हम मानते हैं कि बारंबारताएं। अब आप ध्यान से देखिए, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास डेटा है, क्योंकि ये आपको ध्यान से देखना जरूरी है कि कभी भी अगर हम लेखपाल का पेपर देने जा रहे हैं, तो सांख्यिकी के प्रश्नों में बड़ी विविधता, उसके लेवल में विविधता, उसमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट, ये सब बड़ा इन्वॉल्व रहेगा। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि सभी वर्गों पर समान रूप से बंटित है। नहीं, सभी वर्ग पे कैसे समान रूप से बंटित होगा? बिल्कुल नहीं। वर्गों के वर्ग अंकों पर, बिल्कुल सीधी सी बात है, वर्गों के जो वर्ग, बेसिकली जो वर्गों के, ऐसे देखिए इस तरह से प्रेजेंटेशन होता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो बराबर थोड़ी होगा, सब बराबर थोड़ी होगा। वर्गों के वर्ग अंकों पर, यहां पर अंक पर फिटेड होने चाहिए, केंद्रित होने चाहिए। वर्गों की ऊपरी सीमाओं पर नहीं, वर्गों की निम्न से नहीं, वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित होने चाहिए, तभी हम लोग मिड वैल्यू फाइंड करते हैं। आपने कभी देखा है, जब भी कभी हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा लेते हैं जिसमें क्लास इंटरवल होता है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम इसकी एक मिड वैल्यू, ना तो हम इसका उपयोग करते हैं ना तो इसका उपयोग करते हैं। हम लोग इसके लिए मिड वैल्यू निकालते हैं, 0 + 10 डिवाइड बाई 2, 10 + 20 डिवाइड बाई 2, इस तरह से एक अंक निकालते हैं, तो वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित होते हैं। इसलिए बी ऑप्शन को इस प्रश्न का सही हल बनाएंगे। ना तो इसको ले सकते हैं, ना तो इसको, ना तो इसको। तो 7वां प्रश्न एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर लोग गलती करके आएंगे। अगर आपने सांख्यिकी अच्छे से पढ़ी है तो इन बातों को आपने गौर किया होगा, और यह प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया बी ऑप्शन, 7वें प्रश्न का। अब मेरे साथ आप बढ़ चलिए 8वें पर। और मैंने आपको जैसे कहा है, और मैं इस बात को श्योर कर रहा हूं कि पाई चार्ट पूछा जाएगा, चाहे 2 ही प्रश्न पूछा जाए। ये पाई चार्ट है। पाई चार्ट, कुछ बातें दिमाग में रख लीजिए आप सब लोग। 2-3 प्रश्न है इसमें पाई चार्ट को लेकर के। नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करना है और हमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ये फिगर आपके सामने है।
यहां पर यदि कहा यदि छपाई की लागत रुपए 17,500 है तो रॉयल्टी कितने की? आपको पता है पाई चार्ट का बेसिक थीम क्या होता है? आपको आंकड़े दिए होते हैं, उन आंकड़ों को हम टोटल अगर कंसीडर करें, जैसे प्रतिशत में 100 मानते हैं, इसमें हम 360 डिग्री मानते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको सेक्टर एंगल के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करके उत्तर हम निर्धारित करते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस समय जो हमारे पास प्रक्रिया है पाई चार्ट की, इसमें का छपाई का लागत मूल्य अगर 17,500 है, तो छपाई की बात अगर किया जाए तो छपाई ए में है, जो कि 35% है। यहां पर प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। 35% बराबर 17,500। तो रॉयल्टी पूछा गया है, तो रॉयल्टी मतलब डी जो 15% है, उसका मान क्या होगा? देखिए, 7 पचे 35 होता है, 7 दूना 14, 7 पचे 35 डबल जीरो, 5 25 100 500, 15 पचे 75, 7,500 आएगा। पहले ऑप्शन में उत्तर दिया गया है। अगर छपाई की वैल्यू 17,500 थी, तो रॉयल्टी की कीमत 7,500 आ रही है। हमने कंपेयर कर लिया और इस प्रश्न का उत्तर बता दिया। तो 8वें प्रश्न का उत्तर आपका 7,500 है, ए ऑप्शन में है। हम 9वें पर बात करते हैं। इसी प्रोसेस पर ही एक प्रश्न और आपका दिया गया है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। क्या बोला है, ध्यान देखिए। यदि विविध शुल्क, विविध कहां पे है देखिए, विविध मतलब सी मतलब 4%, सी पर मतलब 4%, 6,000 रुपए है, 6,000 रुपए है। तो विज्ञापन, विज्ञापन कहां पर है, ई मतलब 18%। इसका मान बता दीजिए। 4 से इसको कर दीजिए, 150 हो जाएगा। इसका इसके साथ गुणा, 15 8 120, 15 के 15 2 27, 15 12 27, 2700 रुपए। 6,000 है ना, तो 27,000 होगा, 27,000 रुपए हो जाएगा। 27,000 देखो सी ऑप्शन में थोड़ा बिखरा पड़ा है, इसको समेट दिया जाए। तो 27,000 इस प्रश्न का सही उत्तर है। और यहां पर इस प्रश्न के लिए आपने 9वें प्रश्न के लिए आपने उत्तर कितने को सिलेक्ट किया, 27,000, जो आपने यहां पर सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं बढ़ता हूं 9वें के बाद 10वें पर। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसका इस फिगर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इस फिगर से कोई लेना देना नहीं है, मैंने उसको किनारे कर दिया है। अब आप देखिए यहां पर स्थिति क्या हुई, ये प्रक्रिया आपने बहुत बार फेल किया होगा। एक ग्राहक को अपने क्रय पर 30% की छूट चाहिए। एक खरीदारी पर ग्राहक कहता है कि हमें 30% की छूट दे दो, दुकानदार से कहता है। दुकानदार कहता है कि आप ऐसा करो कि हम आपको 20% और 12% की दो क्रमिक छूट देंगे। मतलब छूट की डिमांड आपने करी और कितने प्रतिशत की बताइए, 30 की। दुकानदार जो हमें ऑफर करा है, वो हमें कहा भैया हम आपको 20% और 12% की क्रमिक छूट देंगे। इस पर प्रश्न बहुत बनता है, और प्रश्न बनता है तो इसमें ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि ग्राहक को कौन सी छूट प्रेफर करना चाहिए। आप बताओ, आप अगर ग्राहक है तो आप क्या चाहते हैं? हम अगर ग्राहक है तो हम अधिकतम छूट चाहते हैं। ग्राहक कहते हैं ग्राहक जो है तभी खुश होता है जब दुकानदार उसको खूब छूट देता है, और आप उन्हीं को प्रेफर करते हैं अपने साथ दुकानदारी के लिए। जब कोई सामान खरीदना होता है, छोटा मोटा या बड़ा भी, तो आप उनको लेके जाते हो जो ज्यादा छूट दिलवा सके। जुगाड़ लगाते हैं इधर से उधर से, कहीं से भी हमें छूट मिल जाए, तो यही प्रक्रिया है। तो हम ज्यादा छूट की डिमांड करते हैं एज ए कस्टमर, और एक कस्टमर का नैतिक जो है कहते हैं ना कि अधिकार होता है, राइट होता है कि हम ज्यादा ज्यादा छूट पाए। 30% की सोच रहे थे, बट दुकानदार ने ये पकड़ा दिया हमें। बताओ इससे हमें क्या हुआ? पहले इसके लिए समतुल्यता चेक करेंगे, इसको एकल में कन्वर्ट करेंगे। अगर एकल में कन्वर्ट करने गए तो इसकी प्रक्रिया होती है, जैसे हमारे पास देखो दो प्रकार की छूटें हैं। हम लिखेंगे 20 प्लस 12 माइनस 20 गुणे 12 बटा 100। अर्थात 20 12 भैया 32 होता है। 32 में से देखिए एक शून्य खत्म, या 20 पंचे हो जाएगा, 5 दूना 10, 2.4, 2.4 कटेगा तो ये 29.6 हो जाएगा। सोचिए यहाँ पर 29.6 अब मिल रहा है। दुकानदार देखो ऐसे आपको बरगला रहा है, ये देखो भाई 32 हो रहा है। हमने कहा हमको 32 मत दीजिए, हमको यही दीजिए। अगर आप ग्राहक होंगे तो कौन सी छूट प्रेफर करेंगे, आप बताइए। हम ग्राहक होंगे तो हमको कहेंगे भैया ये फ्लैट दे दो, बाकी आप ही अपना अपना रखे रहो अपने पास। लेकिन उसने हमको ये दे दिया, तो इससे हमें क्या हुआ? इससे हमें क्या हुआ आप मुझे बताइए। जितना उसे चाहिए था उससे ज्यादा छूट मिली, बिल्कुल गलत बात है, धोखा हो गया। जितना उसे चाहिए था उतना ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। जितना उसे चाहिए था उससे कम मिला, बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन है। जितना दुकान ग्राहक को चाहिए था, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल काट दीजिए। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। ग्राहक को जितना चाहिए था 30 की डिमांड में, उससे उसको कम मिला। जबकि ग्राहक को ज्यादा चाहिए था, 30 चाहिए था, दुकानदार उसको बरगला कर बेवकूफ बना दिया और 29.6% की छूट दे दिया। अर्थात जितना उसको चाहिए था उससे उसने कम दिया है। तो 10वें का उत्तर ये हो गया। आइए हम लोग पहुंचते हैं 11 नंबर पर।
11 नंबर पर। अब आप ध्यान से देखिए, कोई धातु का गोला है, गोला जानते हैं ना? गोला जैसे आप जानते हैं, गेंद जिसको बेसिकली कहते हैं, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, लेदर बॉल हो, क्रिकेट की, ये सब गोला है। गोला कुछ ऐसे होता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। एक सॉलिड होता है, होलो होता है, जैसे वॉलीबॉल है, टेनिस बॉल है, होलो होलो होता है, खोखला। जबकि अगर लेदर की गेंद की बात किया जाए, तो ये सब आपका सॉलिड होता है। आयरन की बॉल होती है, कंचे जो होते हैं बेसिकली आप देखे होंगे। धातु के गोले का व्यास, व्यास मतलब डबल ऑफ रेडियस, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 4। मतलब अगर धातु के गोले का व्यास 4 है, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसको पिघला दिया गया, मेल्ट किया गया। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे-छोटे कंचे गोले बनाए गए। हमसे पूछा इनकी संख्या क्या होगी? इनकी संख्या क्या होगी? इसके लिए आपको इसके आयतन को भाग करना पड़ेगा इसके आयतन से, ठीक है? इसके आयतन को इसके आयतन से भाग करना पड़ेगा। इसका आयतन है क्या? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 2 का क्यूब, डिवाइड बाई 4/3 पाई, यहाँ पे आर कितना है? 1, 1 का क्यूब। ये खत्म पूरा का पूरा, 8/1 हो रहा है, अर्थात आप 8 छोटे-छोटे गोले बना सकते हैं। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही सॉल्यूशन माना जाएगा। ए ऑप्शन, यस, ए ऑप्शन राइट सॉल्यूशन है। 11वें प्रश्न का पहला ऑप्शन 8 राइट सॉल्यूशन माना गया। अब मैं बढ़ता हूं 11 के बाद 12वें पर। आइए 12वां नंबर ध्यान से देखिएगा। हमें कुछ पद दिया है जो वेरिएबल के साथ है। जैसे क्या है? n है, n+1 है, हाँ, n+2 है, n+3 है, और फाइनली n+4 है। इस तरह से कुछ पद दिए गए हैं। इन पदों का औसत बताना है। औसत आपने पढ़ा हमेशा क्या होता है? योग बटा संख्या होता है। योग बटा संख्या। तो पदों की संख्या तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है। योग की बात किया जाए तो योग कुल मिला के कितना है? देखो n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस n, कितने n? 5 n। नंबर की बात किया, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10। डिवाइड बाय भैया कितना करोगे? 5 करोगे। ठीक। अब आप अगर 5 कॉमन कर लो ऊपर, तो n+2 हो गया। डिवाइड बाय आप 5 कर दे, तो यहां पर हमारे पास 5 5 से कट जाएगा, तो सही उत्तर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन है, n+2 है। n+2 राइट सोल्यूशन है, इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। आप लोग 12वें का सही हल नोट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन n+2 करेक्ट हल, सही उत्तर है। क्लियर है? आइए हम लोग 13वें पर पहुंचते हैं। अब देखिए, आज की दशा में एक थैले के जो प्रश्न बनते हैं सिक्के वाले, पहले भी बनते थे। पहले सिक्के 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे अक्सर इस पर बनाए जाते थे। बट आज प्रचलन थोड़ा-सा बढ़ा है। उपयोग में वो सिक्के नहीं रह गए, तो 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के बनाए गए। हैं सिक्के उपयोग में हम लाते हैं। इनके जो संख्या है, इनकी जो संख्याएँ हैं 3, 4, 5 के अनुपात में है। कुल अगर काउंटिंग कर ले तो 196 रुपए हैं। तो हमसे पूछा 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कभी भी अगर सिक्कों पर प्रश्न आएगा तो स्थिति कुछ ऐसी होगी। अगर संख्या का अनुपात दिया होगा, संख्या का अनुपात, जैसे आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता है कि हमारी जेब में अगर वॉलेट है, तो वॉलेट में जो नोट है 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100, 200 जो भी नोट हैं, उनकी संख्या और उनकी वैल्यू में फर्क होता है। 10-10 की 2 नोट 20 रुपए, 20-20 की 4 नोट, नोट की संख्या 4 है लेकिन अमाउंट 80। तो नोट की संख्या और उनके मान में फर्क होता है। तो संख्या का अनुपात अगर आपको दिया रहेगा, तो प्रश्न के साथ हमेशा कुल अमाउंट दिया रहेगा, हमेशा याद रखिएगा, ऐसा ही प्रश्न बनाया जाता है। और अगर आपको वैल्यू अर्थात मान का अनुपात दिया होगा, मान का अनुपात अगर इनके इस प्रश्न में दिया है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको टोटल संख्या दिया जाएगा। 2 प्रकार से ऐसे प्रश्न जनरेट किए जा, मतलब उल्टा कॉम्बिनेशन देता है। संख्या के साथ मान देगा और मान के साथ संख्या देगा। मान मतलब ना अमाउंट कितना है टोटल। 10-10 की 5 नोट है 50 रुपए, तो 50 वैल्यू है और 5 संख्या है। तो मैंने कहा संख्या का अनुपात हमेशा अमाउंट रखेगा, अमाउंट का अनुपात हमेशा संख्या रखेगा। अब देखो हमारे पास 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। इनकी संख्या का अनुपात आपको दिया है। मैं इसका प्रोसेस एकदम स्पष्ट बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 3, 4 और 5 के अनुपात में है। अगर आप इनके संख्या के अनुपात को मानों के, क्योंकि मान का अनुपात हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपको मान ही तो दिया है संख्या के अनुपात के साथ। तो आपकी जिम्मेदारी बनी कि अगर संख्या का अनुपात दिया है तो मान का बना लो, मान का अनुपात दिया है तो संख्या बना लो। बनाने के लिए
आपको इस अनुपाती पद को इसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। करिए, 3 पचे 15, 4 दूना 8 और 5 एक के 5। यही चीज जब प्रॉब्लम तब होती है ना, जब ये चीज भिन्न, जैसे ऐसे पैसे में होते हैं 50 पैसे 25 पैसे, तो वहां भिन्नात्मक टर्म बनता है और वही समस्या। यहां तो फिलहाल उतनी समस्या नहीं है। ये मान का अनुपात है और ये मान है, जिसके टर्म में अनुपात है, अगर वही मान आपको अवेलेबल है तो हमारी आधी समस्या खत्म हो गई है। मैंने तुरंत 15 8 23 5 28 किया। 28 की तुलना भैया 196 से कर दो, और एक के मान की जरूरत क्या है, आपको 15 का मान सीधा सीधा निकालना है, क्योंकि 15, इसने बोला ना 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपए का पहले मान निकाल लो। 5 रुपए का मान निकालने के लिए देखिए, 7 चौके 28, 7 दूना 14, 7 अठे 56, 4 सते 28, 7 15 सत्ते 105। 105 रुपए हैं। 5-5 रुपए के सिक्कों के रूप में आपकी जेब में 105 रुपए। मुझे बताइए सिक्के कितने हैं? सिक्के कितने, इसको निकालना है तो उल्टा कर देते, जैसे यहां पर सीधा मल्टीप्लाई करते हैं संख्या से मान बनाने के लिए, तुरंत जैसे 105 रुपए हैं तो आप इसको बटा 5 कर दीजिए, क्योंकि आपको क्लियर है 50 रुपए अगर 10-10 के नोट के रूप में है तो कितने नोट हैं, 50 बटा 10 करोगे कि नहीं? ऐसे अगर 105 रुपए 5-5 के सिक्कों के रूप में है तो बटा 5 करेंगे कि नहीं करेंगे? बटा 5 करते ही सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 21। 21 सिक्के हैं, तो इस प्रश्न का हल 21 है, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। राइट सोल्यूशन के तौर पर आप नोट कर डालिए। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर 21 है, और आप सभी लोग इस प्रश्न का हल करके अगले प्रश्न पर मेरे साथ अब बढ़ने चल रहे हैं। 14 नंबर पर आ रहे हैं, 14। आइए, साझेदारी का प्रश्न है, अक्सर पूछ लिया जाता है। हमने यहां पर ओ हर टर्म यहां पर अप्लाई करने की कोशिश करी जो आपसे पूछा जाए। तो यहां पर देखिए प्रश्न क्या है, सुरेश तथा संदीप एक व्यापार में, एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए रुपए 5,000 तथा संदीप ने 6 माह के लिए रुपए 6,000 का व्यवसाय में पैसे लगाए। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, वर्ष के अंत में यदि 610 रुपए का कुल लाभ है तो संदीप के हिस्से का पैसा बता दो, मेरे हिस्से का। चलिए, मेरे हिस्से का पैसा आप लोग बताइए कितना हो जाएगा। व्यापार में दो चीजें होती हैं दिमाग में रखने के लिए। एक, सबसे पहले व्यापार का उद्देश्य, व्यापार का उद्देश्य स्मूथली व्यापार किया जाए। व्यापार में सबसे पहली ऑब्जेक्टिव होती है, जिसमें सबसे ज्यादा टेंशन होती है, लाभ का बंटवारा। तो लाभ का जो बंटवारा होता है वो डिपेंड करता है निवेश पर। किस पर? हम लिखते हैं लाभ का जो अनुपात है वो बराबर होता है अनुपात बराबर निवेश का अनुपात। तो किसी भी हालत में अगर हमें निवेश क्लियर है तो हमें लाभ को बांटने में समस्या बिल्कुल नहीं होगी। लाभ का अनुपात हमेशा निवेश के अनुपात के बराबर होता है। निवेश को निर्धारित करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो धन और दूसरा समय। धन और समय का कॉम्बिनेशन निवेश निर्धारित करता है। धन और समय का कॉम्बिनेशन, जैसे इस प्रश्न में दो लोग हैं, सुरेश एंड संदीप। सुरेश ने 5 माह के लिए 5,000 लगाया, संदीप ने 6 माह के लिए 6,000 लगाया। तो भैया इनके जो निवेश हैं वो 25 और 36 के अनुपात में है। 25 और 36 के अनुपात में है। इसने कहा अगर 610 का लाभ हुआ है, मतलब अनुपात देखो 25 और 36 का है, अनुपाती पदों को जोड़ दे तो 61 है। यदि 61 610 है तो संदीप का हिस्सा 36 360 रुपए नहीं हो जाएगा? मतलब मेरे हिस्से में भैया 360 रुपए आ रहे हैं, मेरी जेब में 360 रुपए रखे हुए हैं, यही है मेरा धन। तो डी ऑप्शन 360 रुपए आप लोग लगा सकते हैं। 360 करेक्ट उत्तर हो गया। सब ने उत्तर हमें बता दिया। 360 रुपए लेके जाओ अपना। आगे रुके, चलते चले, 15वें पर पहुंच रहा हूं मैं। एक लाइन दिया है, देखिए बड़ा अच्छा सा प्रश्न होता है। इस तरह का प्रश्न अगर देखा जाए तो आपको पिछली पेट पेपर में दिया गया था। यहां पर एक इस टाइप का प्रश्न आपको पेट के पिछले पेपर में दिया गया था, जो कर सके बता दें। निर्देश, निम्न दर्शाए गए चित्र में किसी परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा इतिहास एवं भूगोल, दो विषय की बात की जा रही है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में प्राप्त अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। अनुपात ही है, अनुपात भिन्न में बन जाता है, 0.65, 0.85, 0. इस तरह से अनुपात दर्शाया गया है। ठीक, ऐसे विद्यार्थी कितने हैं जिन्हें भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक प्राप्त हुए? भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त हुए, मतलब इतिहास और भूगोल का जो रेशियो बने वह ज्यादा हो, ऐसी संख्या मुझे बतानी है। जो लोग देख के बता सकते हैं प्लीज बताएं। अब ऐसे प्रश्न को अगर हल करना है तो आपको जैसे अनुपात जो है,
अनुपात, देखो इसने बोला है कि अगर भूगोल की तुलना में इतिहास में ज्यादा अंक मिला है, इसको थोड़ा अनुपात को पढ़िए, लिखा है इतिहास बटा भूगोल। मतलब जो पहला मान है वो इतिहास है, दूसरा मान भूगोल है। पहला मान इतिहास है, दूसरा मान भूगोल है। मैं थोड़ा इसको जूम करने की कोशिश करता हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो स्पष्ट समझ में बातें आएंगी। इसने जो लाइन लिखी है इसी को हम ध्यान से देखते हुए, इसने कहा था कि कितने ऐसे छात्र हैं जिन्हें भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा, तो इतिहास अगर पहले है भूगोल बाद में है, तो उन भिन्न को लीजिए, उन अनुपात को लीजिए जो एक से बड़े हैं। इसको देखिए एक से छोटा है, इसको देखिए एक से छोटा है, इसको भी एक से छोटा है, ये भी एक से छोटा है। तीन जगह पर आपने देखा है कि एक से बड़े हैं, तीन जगह पे क्या है, एक से बड़े हैं। हम लोग यहां पर बता देंगे तीन। इस प्रश्न का हल कितना हो जाएगा, तीन। तीन ऐसे छात्र हैं जिन्हें भूगोल की तुलना में इतिहास में ज्यादा नंबर। भाई देखो, ज्यादा कोई रेशियो तब है जब वह एक से बड़ा भिन्न बना रहा है। एक से बड़ा भिन्न बनाने वाले तीन जगह पर हैं, तो तीन हम इस प्रश्न का हल बना लेंगे। और इस प्रश्न को छोड़कर हम पहुंचेंगे अब 16वें नंबर पर। आइए ध्यान से देखिएगा, एक समीकरण है। समीकरण को देखते ही समझ में आ रहा होगा कौन सा समीकरण है। समीकरण भैया द्विघात है। कोई भी द्विघात है और द्विघात का रूप अगर समझो, ax वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। के मूल, मूल मतलब उसके हल, अगर अल्फा और बीटा है, मतलब हल पहले दिमाग में रखिए, हल इसके दो होते हैं। क्या होते हैं, दो होते हैं। हलों का नेचर निर्धारित करने पर आधारित प्रश्न है। किसी भी, ठीक है, किसी भी द्विघात समीकरण की अगर बात किया जाए तो उनके जो हल होते हैं, हल की अपनी एक प्रकृति होती है, और उस प्रकृति को निर्धारित करने के लिए हमें विविक्तिकर निर्धारित करना होता है, फाइंड करना होता है। विविक्तिकर, विविक्तिकर मतलब डी होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए, हल अर्थात मूल निकालने का फार्मूला होता है जो श्रीधराचार्य से होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। आपने इसको पढ़ा होगा। आपको ये भी पता होगा कि द्विघात समीकरण जो भी लिखा जाता है, इसमें ए बी सी ये सब की सब रियल नंबर होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो जाहिर सी बात, वास्तविक संख्याओं को जोड़ो घटाओ गुणा भाग करो, कुछ भी नहीं, कुछ भी करो तो वास्तविक का वास्तविक ही रहता है। एक समय टेंशन होती है जब कभी हम रूट के अंदर नेगेटिव रखते हैं, तो यह वास्तविक काल्पनिक बन जाता है। अब क्योंकि हमारे सॉल्यूशन की प्रक्रिया में रूट है, और सॉल्यूशन की प्रक्रिया में यदि रूट है, जो मान है वो मान यदि एग्जैक्ट पॉजिटिव नहीं है, तो टेंशन हमारी यही है। अगर ये कभी नेगेटिव हो गया तो हमारा मूल जो है वो काल्पनिक तो बन ही जाएगा। तो इसलिए हम इसी को केवल निकाल लेते हैं जो रूट के अंदर है, और उसी को डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तिकर कह देते हैं। कह देते हैं फाइनली, यह डी का मान यदि ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, मतलब या तो 0 है या तो 0 से बड़ा है, तो मूल आपके वास्तविक होते हैं। इसमें भी अगर डी ग्रेटर देन 0 होता है तो वास्तविक के साथ असमान होते हैं। डी अगर इक्वल टू 0 होता है तो वास्तविक के साथ मूल समान होते हैं, मतलब दोनों मूल बराबर होते हैं। बस एक परिस्थिति, जब डी लेस देन 0 हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, तो मूल अवास्तविक अर्थात आभासी हो जाते हैं, काल्पनिक हो जाते हैं। हम लोग को भी इस प्रश्न में यही करना है। ये पूरी प्रक्रिया आपने समझ ली है। अब जैसे मान लो ये प्रश्न था, इस प्रश्न में देखा जाए तो एक्स वर्ग था प्लस एक्स था प्लस 5 था बराबर 0। कंपेयर कर लीजिए अपने जनरल समीकरण से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पर ए की जगह पर हम लिखेंगे 1, और बी की जगह पर भी देखो यहाँ पर 1, और सी की जगह पर 5। डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी मतलब 1 का वर्ग माइनस 4 गुणे 1 गुणे 5, तो नेगेटिव में तो आया। डी अगर नेगेटिव है, मतलब डी लेस देन 0 है, तो कंफर्म है कि मूल हमारा क्या है, अवास्तविक है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है। इसमें एक लिखा था अवास्तविक, परंतु समान बिल्कुल नहीं होगा, अवास्तविक ही है। अर्थात डी ऑप्शन को इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग बना देंगे। आप सभी लोग समझ गए होंगे। करेक्ट हल आपके सामने है, आप सभी ने उत्तर बता दिया। कितना, डी ऑप्शन अवास्तविक अर्थात इमेजिनरी। कंफर्म, किसी को प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। आइए 16 के बाद मैं 17 पे आता हूं। 17 नंबर देखिए क्या है। फिर से हमारे सामने द्विघात ही है ना, द्विघात ही है। द्विघात में अभी अभी एक चर्चा हम लोगों ने करी कि अगर d का मान बराबर 0 हो जाए तो भैया मूल बराबर होते हैं। मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। d मतलब विविक्तिकर, मूल बराबर के लिए d का मान 0 होना चाहिए, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए।
ये जो समीकरण है तो द्विघात, इस द्विघात समीकरण में एक अननोन है के का मान तब पूछा है जब मूल क्या है बराबर है, तभी पूछता भी है। तो आप लोग अगर कंपेयर करके सोचो तो ए बराबर 3k है, 2k है, गलती ना करिएगा, ए बराबर 2k है, बी बराबर 5k है और सी बराबर 2 है। उठा के सबको यहां रख दीजिए, उत्तर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो बी स्क्वायर मतलब 5k का वर्ग माइनस 4 इंटू ए मतलब 2k गुणे सी मतलब 2 बराबर 0। तो ये 25k वर्ग हो गया बराबर, इसको सब उधर कर दिए, 4 दूना 8 दूना 16, सब अगर नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव ना, 16k हो गया। तो k की एक पावर खत्म भी हो गई, k बराबर 16/25 हो गया। कितना आ रहा है 16/25, डी ऑप्शन है, k का मान 16/25 है। लगा दिया उत्तर आप लोगों ने, सी क्यों, डी बताइए 16/25 है 17वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन, डी ऑप्शन 16/25 करेक्ट हल है। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, सभी लोग नोट करिए 17वें का डी ऑप्शन। आइए 18 नंबर पर। अब एक देखिए, बहुपद का भी प्रश्न छोड़ा नहीं जा सकता था, पूरा सिलेबस प्रॉपर कवर कराने की कोशिश की गई इस श्रृंखला के माध्यम से, इस सीट के माध्यम से, तो हर तरह के प्रश्न लिए गए हैं। फिर देखिए एक बहुपद है, देखते ही आप इसको क्या नाम देंगे, हम कहेंगे भैया क्यूबिक है। बार बार हम लोग इस पर चर्चा करते आए हैं। अगर हम इसको x+1 से भाग दें और शेषफल 50 प्राप्त हो, इसका मतलब यह इसका एक गुणनखंड नहीं है। हम इस पर दो तीन तरह की स्थिति देखते हैं। अगर यह गुणनखंड होता है तो इसका मान उसको संतुष्ट कर सकता है, जीरो आ जाता है रखने पर। जीरो के अलावा, क्योंकि जीरो आने का मतलब शेषफल शून्य हो गया, अर्थात वह उसका गुणनखंड है, पूर्णता विभाजित कर रहा है। अब जीरो नहीं आकर अगर 50 है तो कन्फर्म है कि इसका गुणनखंड नहीं है। तो हमने क्या किया, यहां से x बराबर -1 निकाला, उठा के उसमें रख दिया k इंटू देखो -1 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे -1 का होल वर्ग प्लस 4 गुणे -1 -10 बराबर हमने सिंपली लिख दिया 50, क्योंकि हमको पता है कि 50 आया है। तो कर डालिए अब लोग यहाँ पर, तो देखिए -1 का क्यूब माइनस के हो जाएगा 1 इंटू के, ए +1 +3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -10 इज इक्वल टू 50 हो गया। कन्फर्म है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, के को उधर कर दीजिए तो 50 आके इधर नेगेटिव हो जाएगा, +3 है, -4 है, -10 है, इसी को कुल मिला के हल कर डालिए। 50 10 60 4 64, 64 में से 3 निकलेगा 61 आएगा, बट नेगेटिव में आएगा। कहीं है, हाँ, सी ऑप्शन है इस प्रश्न का करेक्ट हल। सी ऑप्शन -61 राइट सोल्यूशन, करेक्ट उत्तर। आप सभी का सही रिस्पॉन्स है -61, यस करेक्ट उत्तर है। 18वें का डन है, राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग नोट करते चलिए, -61 -61 इज द राइट सोल्यूशन, यस एकदम सही है। हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग कंफर्म करते चलिए, कवर करते चलिए। आइए एक और अच्छे प्रश्न की बात किया जाए। दी गई सारणी, एक सारणी है, उसमें हमें माध्यिका निकालना है, मीडियन फाइंड करना है। क्या निकालना है, माध्यिका। इस तरह के प्रश्नों से माध्यिका निकाली कैसे जाती है, इसका प्रोसेस समझ लीजिएगा। जब भी आपको इस तरह के वर्गीकृत आंकड़े क्लास इंटरवल बेस देते हैं, दिए जाते हैं, तो माध्यिका का सूत्र होता है। हम लोग फिलहाल एक और प्रश्न इस पर फेस करते हैं कि इस टाइप के किसी भी कंडीशन के लिए माध्यिका, इनकी हेल्प से एक बनता है ओजाइव, ओजाइव की मदद से भी निकाली सकती है। कभी कभी फिगर दे देता है और माध्यिका पूछ लेता है। फिलहाल यहां पे करने के लिए हम एक सूत्र लगाते हैं, सूत्र मीडियन इज इक्वल टू L0 प्लस n/2 माइनस CFP डिवाइड बाई F इंटू आई। मैं इस फार्मूले का उपयोग करके माध्यिका निकालूंगा, इस फार्मूले का। इसके लिए सबसे पहले देखो, ये आपको फ्रीक्वेंसी दिया है, क्लास इंटरवल दिया है, हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता देखो कुछ ऐसे, 18 का तो 18 है, 18 12 30 है, 30 15 45 है, 45 25 70 है, 70 15 85 है। तो n बराबर आपका हो गया 85। अगर आप सबको जोड़ दीजिए, देखिए 85 आएगा, n 85 है। अब हमें देखो इस फार्मूले का उपयोग हुआ कैसे, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, निम्न सीमा किसकी, मीडियन क्लास की। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हम करेंगे n/2, मतलब भैया 85/2। आप बताइए लगभग कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 42 दशमलव समथिंग आएगा। 42 दशमलव समथिंग किस कक्षा में होगा, किस कक्षा में होगा, इसको पता करने के लिए हम संचयी बारंबारता के पास गए। इनका अर्थ ये होता है कि ये जो है, देखिए ध्यान से, 0 से लेकर 10 तक के 18 हैं, 0 से लेकर 20 तक 30 हैं, और हमको जो हमारी आंकड़े फाइंड करने हैं 42 दशमलव समथिंग, देखा जाए तो 30 के बाद से सभी आंकड़े इस कक्षा में है। यही क्लास आपकी मीडियन क्लास है, माध्यिका कक्षा है। अब सारे इस पूरे फार्मूले में इसी का उपयोग करना है, ध्यान से देखिएगा। हम लिखेंगे 20 लोअर लिमिट, प्लस प्लस लिखेंगे। अब यहां पर
हम लोग क्या करते जाएंगे, देखते जाइएगा। यहां पर हम लिखेंगे लोअर लिमिट के बाद हम n/2 लिखेंगे, 85/2 लिखेंगे, माइनस CFP इसके पहले की बारंबारता, डिवाइड बाई हम लोग कितना करेंगे, यफ करेंगे, यफ मतलब 15, गुड़े आप यहां पर क्या कर देंगे, बिर्थ, बिर्थ मतलब कितने का है, 10 का है। अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, देखिए इसको अगर हम घटा देते हैं तो 25/2 गुड़े 15 गुड़े 10 हो गया। हल करने पर 17 दशमलव, अब यहां पर देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 20 हो गया, प्लस आप देखिए 65/2 गुड़े 15 होगा, मतलब ऊपर हो गया 65/2 गुड़े 15 गुड़े 10 है, 5 दूना 10 है, 5 या 15 है, 2 2 से कट गया, 2 2 से कट गया, तो आपके सामने स्थिति कितनी हो जाएगी, देखिए 85 में से 60 निकाल दे, ये देखो 25 लिखा होना चाहिए, 25/3 होगा, 3 अठे 24, 8 दशमलव आपका 3 होगा, 65 थोड़ी लिखा जाएगा। 85 में से 60 निकलेगा, कितना हो जाएगा, 25 होगा, बटा 2 गुड़े 15 गुड़े 10, तो 8.33 को अगर हम 20 में जोड़ देते हैं तो 28.33, पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिल्कुल कैलकुलेटिव होता है, बड़ा केयरफुली करा जाता है, ध्यान से अगर ऐसे प्रश्नों पर हम कमांड करते हैं, ये फार्मूले को दिमाग में रखते हैं तो हम लोग करके आते हैं। ठीक है, तो फार्मूले को फोकस करिएगा, वर्किंग समझिएगा, न्यूमेरिकली अपने को कॉन्फिडेंट रखिएगा, तभी आप इस तरह के प्रश्नों को कर पाएंगे। और हम लोग अब इसको छोड़ करके अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं। आइए अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए ध्यान से। यहां पर x और y की औसत मासिक आय, देखो दो व्यक्ति हैं, एक x है और एक y है, देखो तीन, मतलब यहां पर अगर सोचा जाए तो x y और z तीन प्रकार के व्यक्ति हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। x y की औसत मासिक आय 5050 है, y z की 6250 है और x और z की 5200 है। x की मासिक आय पूछा है, x की मासिक आय पूछा है। हाँ बिल्कुल टाइम टेकन होता है, बट ध्यान से अगर करेंगे ना एक प्रश्न हम अच्छा कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं उसमें। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जो देखने में बड़े टफ होते हैं बट वर्किंग में आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर हम कह रहे हैं x, देखो एक चीज दिमाग में रखिएगा, औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या होता है ना, योग बटा संख्या होता है। इसका मतलब कभी औसत और संख्या का गुणा कर दे तो योग हो जाता है। अगर हम x प्लस वाई की इनकम निकालना चाहते हैं तो 5050 गुणे 2 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 10,100। समझिए क्यों, इसको 2 से गुणा करेंगे, दो लोगों का औसत है, 2 से गुणा करते ही दोनों की आय हो गई। इसी प्रकार से वाई जेड के पास चलिए, 6250 है, इसको 2 से गुणा कर दीजिए तो 12,500 हो गया इनकी इनकम। इसी प्रकार से जेड और एक्स के पास चलिए, 5200 है, इसको 2 से गुणा कर दीजिए, 10,400 हो गया। कंफर्म है। अब अगर हम प्रत्येक को जोड़ना चाहें तो x 2 बार है, y 2 बार है, मतलब सभी 2 बार जोड़ेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। अगर जोड़ दिया तो जोड़कर देखिए 10 10 20, 10 30, 32, 32 5 4 9 33,000 आ जाएगा। जोड़ के देखिए 33,000। 2 से भाग कर दिया तो x प्लस वाई प्लस जेड, ध्यान से देखिए, 2 1 के 2, 2 छंग 12, 2 1 के 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 16,500 हो गया। अब इसमें हमसे किसकी इनकम पूछा, x की। अगर आप x की पता करना चाहते हैं, जाइए yz को पता करिए जो कि 12,500 है। इसकी जगह अगर हम 12,500 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x का मान 12,500 घटने से 0,004,000 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। ऐसे प्रश्न बनते हैं। देखो तीन दोस्त थे, पहले दूसरे का औसत, दूसरे तीसरे का औसत, तीसरे पहले का औसत, तो मैंने सबका परस्पर योग निकाल दिया, बट योग यहां पर डबल था तो सिंगल और सेम योग बनाने के लिए हमने उसका हाफ किया। इसमें जिसका पता करना हो उसको छोड़ दीजिए, जिस पद में वह नहीं एडेड है उसको उठाइए, उससे घटा दीजिए, ऑटोमेटिकली वह पता चल जाएगा। तो 20वें प्रश्न का उत्तर 4000 है, राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग लगा सकते हैं। 21 पर आ जाइए, ये देखिए यह प्रश्न देखिए सांख्यिकी को भरपूर मात्रा में रखा गया है प्रश्नों में, तो सांख्यिकी पर आपका फोकस होना चाहिए। समुच्चय का समांतर माध्य, एक समुच्चय का समांतर माध्य और माध्यिका, तो देखो माध्य दिया है, समुच्चय मतलब ये मत समझना कि समुच्चय सेट हो गया, ठीक है, यहां पर समुच्चय का मतलब कलेक्शन, ठीक है, एक आंकड़ों का सेट है जो, तो माध्य 17.5 है, और ध्यान दीजिएगा माध्य पहले, हाँ माध्यिका, माध्यिका आपका कितना है, 15 है। बहुलक पूछा है, आपने पढ़ा है किसी ने संबंध तीनों के बीच में, माध्य माध्यिका बहुलक का क्या परस्पर संबंध होता है, फार्मूले के बिहाफ पे रूल होता है 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य,
यही सूत्र होता है। तो 3 गुणे माध्य का मतलब 3 गुणे 15 कर दीजिए, माइनस 2 गुणे माध्य मतलब 17.5 कर दीजिए, तो 45 में से 35 घटेगा तो 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बताइए? सी ऑप्शन 10 आ रहा है राइट सोल्यूशन। हाँ, एमडी सिंह का, एसके का, एसके सिंह का, चंद्रकांत का, लुकमान अली का, रजत का, सभी का उत्तर हमें 10 दिख रहा है। 21वें का राइट सोल्यूशन है। डन है, करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ रहा हूं 22 पर चलिए। ये देखिए समांतर श्रेणी का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अगर आप श्रेणी को ध्यान से देखिए तो 12 है, 20 है, 28 है, 36 है एंड सो ऑन। अब आप पदों में देखिए 8 का गैप है, 8 का गैप है, 8 का गैप है, अर्थात सारवंतर है। और सारवंतर अगर है तो कंफर्म है कि यह समांतर श्रेणी है। अब अगर समांतर श्रेणी है तो जाहिर सी बात है हमें यहां पर पूछा गया है कि कौन सा पद 92 होगा। ये तो लिखा ना कौन सा पद 92 होगा। हमने कहा चलो यनवा पद 92 होगा। ये पहला पद देखो लिखा कैसे जाता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस सो ऑन। यनवा पद ऐसे देखो, देखो पहले में देखो यन जीरो है, दूसरे में यन वन है, तीसरे में यन टू, यन एक कम है, तो ऐसे यनथ में टीएन में ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी हो जाता है। ये सूत्र हो जाता है। अब देखो यनथ मतलब टीएन आपका 92 अगर है, ए की जगह पर 12 है, प्लस यन माइनस वन है, डी की जगह पर 8 है, 8। तो लिखिए 92 बराबर 12 प्लस 8 यन माइनस 8। 12 से 8 घटाइए 4, 4 इससे घटेगा 88 बराबर 8 यन हो गया। यन बराबर 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए 11वां। 11वां पद आपका क्या है बताइए? 92। इस प्रश्न का करेक्ट हल है 22वें का सही उत्तर है 11वां पद। राइट सोल्यूशन 11वां पद करेक्ट हल के रूप में आप लोग नोट कर सकते हैं। 22वें प्रश्न का करेक्ट हल 11वां पद आपका क्या हो जाएगा? 92 हो जाएगा। 23 देखिए एक बढ़िया प्रश्न है, रूट के रूप में है और वर्गमूल वर्ग ये भी आपके सिलेबस पाठ्यक्रम का एक मजबूत हिस्सा है। तो आपको ऐसे पे भी फोकस करना है। यहां पर सीधा सीधा पैटर्न काम करता है। अगर आप पैटर्न को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको समझ में बातें आएंगी। 2916 रूट में देखो 2916 बराबर 54 है, बस यही आपका सब हल करा देगा। अब आपके पास देखो जरूरत किसकी किसकी है। रूट में 29.16 की, देखो 29.1916, 0.3 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 0 2916, 4 टाइम्स 0 2916। वर्गमूल सबका निकालना है। वर्गमूल को निकालने के दौरान अगर दशमलव के नंबर है तो पहले कोशिश करिए दशमलव सम स्थानों पर हो, 2 स्थान पर हो, 4 स्थान पर है, 6 स्थान पर है, 8 स्थान पर है। अब अगर वर्गमूल करना है तो वर्गमूल तो सबका फिलहाल 54 ही होगा। जैसे पहले का देखो 54 ही होगा, दूसरे का भी 54 ही होगा, तीसरे का भी 54 होगा, पांचवें चौथे का भी 54 होगा। बट दशमलव का अंक निर्धारित कैसे किया जाएगा सुनिए। पहले में अगर 2 अंक पे दशमलव लगा है तो आपको 1 अंक पे लगाना है। दूसरे में अगर 4 पे लगा है तो 2 अंक पे लगाना है। 6 पे लगा है, देखो 6 पे है ना, 6 पे है तो 3 अंक पे लगाना है। और अगर 8 पर है तो 4 अंक पर लगाना है और सबको जोड़ देना है। सबको जोड़ देना है। जोड़ दीजिए 5.4 और बना लीजिएगा इतना, मतलब कोई मत सोचिएगा कि हम कंपटीशन दे रहे हैं, हम ऐसे ओरल बता दें। ओरल करेंगे लेकिन गलत हो जाएगा इधर उधर में, बना के करते रहिएगा ऐसे में। 0.054, 0.0054। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, लगते हैं कि अरे कंपटीशन देते हैं ऐसा क्यों करें। देखो 4 है, 9 है, 9 है, 9 है और 5, 5.99994 है बी ऑप्शन। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिएगा ऐसे प्रश्नों में, बिल्कुल कभी नहीं। जो भी समझ में ना आए चीजें एकदम स्मूथली करिएगा। घबरा के कोई जरूरत नहीं होती करने की। हाँ, घबरा के बस वही होता ना कि इधर उधर में सब खराब हो जाता है। छोटे छोटे प्रश्न गड़बड़ हो जाते हैं। आइए इस प्रश्न को देखा जाए। ये प्रश्न आपने कभी चर्चा किया होगा, हम चर्चा आपसे ऐसे कर रहे हैं। कभी कभी जो हमारी जरूरत की चीजें होती है डेली लाइफ की, उसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। हमने देखा है चावल का, तेल का, चीनी का, पेट्रोल का, कपड़ों का, ज्वेलरीज का रेट बढ़ जाता है हम लोग जब खरीदने जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम क्या करें, हम दो चीज होता है, या तो हमारे पास खूब पैसे हैं तो हम पैसे खर्च करके चले आए। दूसरी चीज अगर पैसे नहीं है तो हम प्रयास ये करते हैं कि हम अपनी अपनी बजट को ही ऐसा कुछ निर्धारित कर ले, अपनी जरूरतों में ऐसी कमी कर दें कि हमारा बजट प्रभावित ना हो, हमारा उसी में ही काम चल जाए। यही प्रोसेस होता है। जैसे हमने कहा कि हमारी, जैसे मान लो किसी चीज की कॉस्टिंग 100 रुपए है, जब मैं मार्केट में गया तो पता चला कि उसका कास्ट ऑटोमेटिकली बढ़ा हुआ है।
कास्ट क्या है, बढ़ा हुआ है। तो हमने कोशिश करी कि चलो हम लोग किसी तरह से अपना मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसी तमाम ज़रूरतें होती हैं जहाँ पे हमें अपने खर्चों को बढ़ाना पड़ता है। जैसे मान लो शादी है किसी के घर में, ऐसा होता है। शादी में कपड़े खरीदने गए, पता चले कि जो रेट था आज की डेट में 50% बढ़ गया है। आप कहोगे यार शादी तो जीवन में एक ही बार होती है। अब हम क्या करें? तो उधार लेंगे, इधर-उधर करके चलो अपने खर्चों को भी बढ़ाएँगे। अपना खर्च लेवल बढ़ा देंगे। लेकिन हम फिर भी सारी कोशिश के बाद पूरे खर्च लेवल को 30 ही परसेंट तक बढ़ा पा रहे हैं। तब भी हमें आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ेगी, यही प्रश्न है। डीजल का कीमत 26% बढ़ जाता है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में मतलब खर्च में 15% की वृद्धि करना चाहता है। किसी भी तरह से चाहता है कि 15% तो बढ़ा ही दे। तो उसे अपनी खपत को अब भी कितने प्रतिशत घटाना होगा, कम करना होगा, दशमलव के शुद्ध स्थान तक बताना है। जैसे 100 रेट था, 126 हो गया। 100 खर्च पहले करने की कोशिश बेचारा कर रहा था, गया तो देख रहा है 126 हो गया है। कोशिश करके तमाम जद्दोजहद के बाद वह 115 तक पहुंच पाया। अब भी उसको कटौती करनी पड़ेगी, 126 से 15 आना होगा, अर्थात 11 की कमी गुणे 100 बटा 115 कर दीजिए। ठीक है, 50 कर दो और यहाँ पर 2 छंग 12 कितना हो जाएगा? 5, 5 दूना 10 कितना हो जाएगा देखिए? ये है आपका कितना? 11 है गुणे 100 बटा 126 कर दीजिए। 2 छंग 12 होता है, 2 तिया 6, 2 50 बार, 550 बटा 63 है। डिवाइड करिए 8.7 समथिंग करके आएगा। आप 8.7% लगा दीजिए। 8.7 होगा, करेक्ट आंसर होगा। 9.5 नहीं होगा भाई, गलत मत कर दीजिए। 63 से अगर जाए 6 48 यार ही जाएगा, 6 दशमलव 8 दशमलव समथिंग ही करके जाएगा। तो 24वें प्रश्न का राइट सॉल्यूशन आपका क्या है? 8.7%। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न करने चल रहे हैं हम लोग। अंतिम प्रश्न है, अरे सरलीकरण अंतिम में रखा है। चलो सरलीकरण अंतिम में रखा गया है, लेकिन सरलीकरण बढ़िया है। मन लगा के बताइए उत्तर क्या आएगा? मैं लिख देता हूं सबसे पहले x माइनस बड़ा ब्रेकेट y माइनस मझला ब्रेकेट z माइनस छोटा ब्रेकेट x माइनस y माइनस z के ऊपर बार ब्रेकेट। ये देखो, ये बॉडमास पर आधारित प्रश्न है। बॉडमास में आपको पता है ब्रेकेट के बाहर कभी भी अगर माइनस हो तो जब ब्रेकेट के अंदर की चीजें साइन बदल देती हैं। चलिए बदल दीजिए, इसको लिखिए x माइनस वाई प्लस जेड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको तोड़ दिया हमने, इसके पास गए, अब जेड आएगा। जेड आते देखो क्या काम करेगा, जेड माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। समझ रहे ना, सब बदल दिया फिर से। इससे एक फायदा हुआ कि जेड जेड से खत्म हो गया। अब हम गए इनके पास, ये दो लोग बचे हैं, तो वाई प्लस एक्स होगा माइनस वाई होगा। देखो ये भी खत्म हो गया बेचारा। अब गए इनके पास, एक्स माइनस एक्स होगा जो जीरो बता देगा। कितना बना देगा? जीरो। ध्यान से अगर ईमानदारी से करोगे तो आपको उत्तर तो आराम से मिल ही जाएगा। करेक्ट हल जीरो है। 25 का यह सेशन आज समाप्त हुआ। आज 25 प्रश्नों की श्रृंखला हमने कवर करी है। लेखपाल परीक्षा पर फोकस होते हुए प्रश्न बहुउपयोगी हैं, बड़े उपयोग में हैं। आप करेंगे, आपको एहसास होगा एग्जाम में, जब आप एग्जाम देके आएंगे। तो बस कोशिश करिए कि लगातार प्रतिदिन बने रहिए इन सेशंस में। अच्छा करने की कोशिश मैं करूंगा, आप भी करिए। आपका एफर्ट जो कमिटमेंट हो, अगर मैंने जैसे कमिट किया है अपने आप को कि हमें प्रतिदिन आपके साथ लगना हो, इसी प्रकार से आप भी कमिट कर लो कि प्रतिदिन सीखना है। हम जरूर बेहतर और बेस्ट करेंगे। आशा करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा या कोई सुझाव हो या कोई फीडबैक हो, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेषित करिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। सेशन को रीच तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप लोग उसको शेयर करते रहा करिए, लोगों के रीच तक पहुंचाइए। यही आपका हमारे लिए अप्रिसिएशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।